जब आग की लपटें धीरे धीरे पूरी जगह को जला रही थीं, कैमस ने उन्हें ध्यान से देखना शुरू कर दिया, अपना हाथ बढ़ाया और आग का गोला बुलाना शुरू कर दिया। पहले तो विक्कीर और डॉलर्स चुपचाप उसे देखते रहे, लेकिन फिर विक्कीर की निगाहें उस पर टिक गईं, जिससे माहौल में तनाव पैदा हो गया। किसी को नहीं पता था कि कैमस इस जगह पर क्या कर रहा था। डॉलर्स ने विक्कीर को आश्चर्यचकित भाव से देखना शुरू किया और ये देखकर शर्माए बिना नहीं रह सके कि नाइटहाउंड ने उनकी रक्षा की थी। वह घबरा गई। उसने अपना सिर एक तरफ घुमाया और उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। कुछ ही सेकंड में आग की लपटों ने इस जगह के अधिकांश हिस्से को जला दिया और कैमस द्वारा बुलाया गया आग का गोला धीरे धीरे बड़ा होने लगा। डोलोरेस का ध्यान कैमस पर केंद्रित था और उसे जल्द ही एहसास हुआ कि उसका हमला न केवल नाइटहाउंड पर था, बल्कि उस पर भी था, जो पूछ रहा था कि क्या वह भी एक मरे हुए प्राणी है। विक्कीर ने उसे हमले से बचाने के लिए उसके सामने लबादा रख दिया और बताया कि वह भी शायद एक मरे हुए प्राणी की तरह थी। उसने कैमस को गौर से देखना शुरू किया और डोलोरेस से पूछा कि यह महिला क्विल्टी के साथ कितने समय से थी। उसने अपना सिर विक्कीर की ओर घुमाया और असुरक्षित और अनिश्चित भाव से बताया कि उसने हाल ही में सुना था कि इस महिला को क्विल्टी ने काम पर रखा है। ये कहने के बाद खोई हुई निगाहों से वह अपने विचारों में डूब गई। वह चुपचाप खड़ी रहने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसने दोनों हाथों को आपस में जोड़ लिया, जिससे एक सुनहरी चमक दिखाई दी। दृढ़ दृष्टि से उसने कहा कि भगवान की सेविका होने के नाते वह चुपचाप खड़ी नहीं रह सकती अगर प्रतिद्वंद्वी मरे हुए प्राणी हो। इसलिए उसने नाइटहाउंड को सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया। कैमस, जो उनके सामने खड़ा था, हमला करने के लिए तैयार था, लेकिन हमारा लड़का उसकी ओर चलने लगा और डोलोरेस को पीछे हटने का आदेश दिया क्योंकि वह इस महिला के बारे में कुछ सत्यापित करना चाहता था। ये सुनकर डोलोरेस ने कम से कम उपचार मंत्र के साथ सहायता प्रदान करने का फैसला किया, लेकिन हमारे लड़के ने ये समझाते हुए मना कर दिया कि यह आवश्यक नहीं था। ये देखकर कि विक्कीर आ रहा था, कैमस, जिसने अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाया हुआ था, ने अपने हमले का तरीका बदलने का फैसला किया। उसने अपनी शक्ति का उपयोग किया, जिससे लपटें और अधिक तीव्र हो गईं और उसी क्षण विस्फोटक ऊर्जा से बनी कीलें कहीं से उभर आईं। उसने कीलों को नियंत्रित करना शुरू कर दिया और उन्हें विक्कीर की ओर जोर से फेंक दिया। जैसे ही हमला धीरे धीरे करीब आया, विक्कीर ने बेल्जेबब तलवार निकाली और पीछे हटने के इरादे के बिना उसकी ओर चलना जारी रखा। हमला होने से ठीक पहले उसने तलवार को सटीकता से घुमाया, बिना अधिक प्रयास के कीलों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया और एक तीखी नज़र से कैमस को संकेत दिया कि इस तरह का हमला उसके खिलाफ काम नहीं करने वाला था। लेकिन विक्कीर को आश्चर्य हुआ। कीलें उसके पीछे फट गईं, जिससे छोटे लेकिन शक्तिशाली विस्फोट हुए। हमारा लड़का चुपचाप उसे देखने लगा। उसे एहसास हुआ कि वह बाल बाल बच गया है। क्रोध से भरे गुस्से भरे भाव के साथ कैमस ने फिर से हमला करने की तैयारी की। वह इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं थी। विक्कीर ने उसके लंबे सीधे लाल बालों को पहचान लिया। वह कम से कम लेवल 6 का जादू इस्तेमाल कर रही थी, जिसमें लोहा और आग का मिश्रण था। इतनी कम उम्र में उस लेवल का जादू इस्तेमाल करने में सक्षम किसी व्यक्ति को ढूंढना आम बात नहीं थी, जादू में विशेषज्ञता रखने वाले प्रतिष्ठित मुर्दाघर परिवार में भी। हमारा लड़का काफी घायल था और उसने योजना बदलने का फैसला किया। बेल्जेबब तलवार को म्यान में रख लिया। ये देखकर कैमस ने इसका फायदा उठाने का फैसला किया। उसने अपने हाथों को पीछे की ओर बढ़ाया और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके फिर से और अधिक स्पाइक्स को बुलाया, लेकिन विक्कीर दृढ़ रहा। आग की वजह से छत से लकड़ी के टुकड़े अब जमीन में धंस गए थे। उसने स्पाइक्स को उस पर फेंका, जिससे उसके पास बड़े और शक्तिशाली विस्फोट हुए। लेकिन जैसे ही विस्फोटों से बना धुआं धीरे धीरे कम होने लगा, विक्कीर सुरक्षित बाहर निकल आया और जानलेवा नजरों से उसने लकड़ी के एक टुकड़े को पकड़ लिया। कैमस ने फिर से हमला किया और विस्फोटक स्पाइक्स विक्कीर के कंधों के पास से गुजरे, जिससे उसके कंधों पर छोटे छोटे घाव हो गए और घायल होने के बावजूद वह अपने लक्ष्य की ओर मजबूती से चलता रहा। उसने फिर से हमला किया,
लेकिन विक्कीर ने अपना सिर थोड़ा सा बगल की ओर घुमाया, जिससे हमले में उसका हुड का एक हिस्सा नष्ट हो गया। वह उसे घूरने लगा। ये दर्शाता है कि वह इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं था। ये देखकर डॉलर्स घबरा गई और उसकी निगाहें चिंता से भर गईं। उसे नहीं पता था कि नाइटहाउंड सीधे हमलों की ओर क्यों बढ़ रहा था। कैमस ने हमला करना बंद नहीं किया। उसने अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाया और स्पाइक्स की एक श्रृंखला शुरू कर दी। उनमें से कई विक्कीर के शरीर पर लगे, लेकिन इसके बावजूद वह दृढ़ रहा और अपने लक्ष्य की ओर चलता रहा। डॉलर्स ने हमारे लड़के का निरीक्षण करना शुरू कर दिया और उसे इस निष्कर्ष पर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा कि विक्कीर कुछ योजना बना रहा था और इस महिला को जानता था। उसके मन में कई सवाल उठे कि उनके बीच क्या रिश्ता था। विक्कीर उसे घूरने लगा, अतीत को याद करने लगा। उसने कल्पना करना शुरू कर दिया कि कैमस एक कुर्सी पर बैठा है और उसके चाचा के बगल में। फिर पीछे हट गया। ये ज्ञात था कि वह अडोल्फ मॉर्ग के साथ अच्छी तरह से रहती थी, इसलिए उस मामले में उसके लिए करीब जाने का कोई कारण नहीं था। डी डोर प्रशिक्षण। जब विक्कीर एक बच्चा था तो एक दिन वह कैमस से टकराया जो गुस्से में था। उसने पूछा कि उसने अभी क्या कहा। हमारा लड़का शांत रहा और चुप रहा। एक अन्य अवसर पर उसने अपनी उंगली से शहर के नक्शे की ओर इशारा करना शुरू कर दिया और एक उग्र अभिव्यक्ति के साथ उसने सुनिश्चित किया कि वह समझे कि गोरी की खनिज संपत्ति कहाँ है। अतीत में एक लड़ाई के दौरान वह जमीन पर अपने घुटनों पर गिर गई थी, लेकिन विक्कीर ने उसकी रक्षा की और कुछ समय बाद जब वे दोनों थोड़े और बड़े हो गए तो उन्होंने घोड़ों की सवारी की और एक खुश मुस्कान के साथ कैमस ने हमारे लड़के को बर्बर जनजातियों की पारिस्थितिकी को अच्छी तरह से जानने के लिए 100 में से 8 अंक दिए। कुछ समय बाद विक्कीर ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। एक दिन किसी ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन विक्कीर ने हस्तक्षेप किया और अपना हाथ आगे रखकर हमले को रोक दिया। जंगल में जहां मैडम थी, विक्कीर दूसरी तरफ से लड़ने के लिए तैयार था। चाचा अडोल्फ और एक अन्य लड़के ने कैमस को खतरे से दूर रखने के लिए उसे दूर ले गए। उसने विक्कीर की ओर हाथ बढ़ाकर उन्हें रुकने के लिए कहा। मैडम के नाम से जानी जाने वाली विशाल मकड़ी जंगल से निकली और हमारे लड़के को घूरने लगी। उसने अपनी तलवार खींची और जब उसका शरीर एक शक्तिशाली ऊर्जा से घिरा हुआ था तो वह लड़ने के लिए तैयार हो गया। जबकि जमीन आग की लपटों में थी, विक्कीर ने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया और मासूम कैमस की कल्पना करने लगा। नतीजे में अगर उसने उस लड़की से संपर्क नहीं बनाया होता, अगर उसने उसके साथ संबंध नहीं बनाए होते, अगर उसने अपनी योजना के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया होता, तो यह नहीं हो पाता। लेकिन उसने जो निर्णय लिए थे और जो चीजें उसने उलट दी थीं, वे जमा हो रही थीं, इसलिए एक संभावना थी कि नायिका कैमस मॉर्ग का शानदार भविष्य गायब हो गया था। वर्तमान में वापस कैमस ने विक्कीर को एक तीखे भाव से देखना शुरू किया, जो पहले से बिल्कुल अलग था। विक्कीर उसके पास गया और उसकी आंखें भ्रम और उदासी से भर गईं, और ये देखकर वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि उसने उसके साथ क्या किया है। कैमस, जो अब एक मरे हुए व्यक्ति था, दृढ़ रहा और एक गंभीर भाव के साथ उसने विक्कीर की ओर अपना हाथ बढ़ाया, एक आग का गोला बुलाया और हमला करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन इससे पहले कि वह कोई और कदम उठा पाती, विक्कीर ने उसका हाथ पकड़ लिया, और इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, उसने अपना दूसरा हाथ उसके सिर के ऊपर रख दिया, जिससे उसकी आंखें भ्रम और सतर्कता से भर गईं। अब जब वह स्थिर हो गई थी, विक्कीर ने उसके चेहरे को मजबूती से पकड़ लिया और बिना किसी पश्चाताप के उसने जो मुखौटा पहना हुआ था उसे बलपूर्वक फाड़ दिया, जिससे मरे हुए व्यक्ति का असली चेहरा सामने आ गया। डॉलर्स ने अपने हाथों को उसके चेहरे के पास रखा और वह एक ही समय में भयभीत और आश्चर्यचकित होने से खुद को नहीं रोक पाए। क्विल्टी के अधीनस्थ का असली चेहरा देखने पर विक्कीर की अभिव्यक्ति बदल गई और उसकी निगाहें निराशा से भर गईं। राक्षस ने हमला करने की तैयारी की और अपनी हथेली में आग का गोला बुलाना शुरू कर दिया। एक जानलेवा नज़र के साथ विक्कीर ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, उसे एक तरफ धकेल दिया, और ये देखकर कि वह हमला करने की तैयारी कर रही है,
उसने सोचा कि यह ठीक नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वह कोई और कदम उठा पाती, उसने अपनी तलवार खींची और उसे जोर से घुमाया और राक्षस की गर्दन काट दी। राक्षस का शरीर जमीन पर गिरने लगा और सिर कई सेकंड बाद तक एक तरफ उड़ता रहा। बेजान शरीर और सिर दोनों ही जमीन पर गिर गए। विक्कीर ने कई सेकंड तक चुपचाप देखा, जब तक कि अपनी चोटों के कारण वह जमीन पर अपने घुटनों के बल नहीं गिर गया। ये देखकर कि नाइटहाउंड घायल हो गया था, डॉलर्स, जो उसके पीछे था, घबरा गया और उसने सोचा कि यह ठीक नहीं है। विक्कीर, जो अब खून से लथपथ थी, ने थोड़ा आराम करने के लिए अपना हाथ और घुटना जमीन पर रख दिया। डॉलर्स उसके पास गई, उसके बगल में बैठ गई, अपनी उपचार शक्तियों का उपयोग करना शुरू कर दिया क्योंकि ये देखकर उसकी आंखें भर आईं कि वह घायल हो गया था। जब राक्षस की बेजान लाश उनके सामने पड़ी थी, विक्कीर ने उसे चुपचाप देखना शुरू किया। उसका ध्यान लाश की ओर गया और डर से भरे भाव के साथ उसने पूछा कि क्या वह इस व्यक्ति को जानता है। खोई हुई निगाहों के साथ विक्कीर चुपचाप सोचती रही। वास्तविकता ये थी कि यह मरे हुए व्यक्ति वास्तव में कम्मा स्मोक था। उसका आधा चेहरा सड़ चुका था। विक्कीर ने झूठ बोलना शुरू कर दिया कि सौभाग्य से यह एक अज्ञात चेहरा था। घावों से भरे शरीर के बावजूद विक्कीर ने खड़े होकर कहा कि यह पहले से ही काफी है। डॉलर्स, जो अपने घावों को ठीक करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग कर रही थी, घबरा गई और उसने उल्लेख किया कि घाव अभी भी खुला था। लेकिन हमारे लड़के ने जवाब दिया कि बस इसके साथ ही वह पहले से ही सही महसूस कर रहा था। सवालों से भरे उसके दिमाग में एक चिंतित भाव के साथ उसने पूछा कि वह इतनी भयानक स्थिति तक पहुंचने तक क्यों लड़ता रहा। उससे इसका कारण बताने के लिए कहा। विक्कीर खड़ा हो गया, अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया और जवाब दिया कि इसका कारण राक्षसों का शिकार करना था। भयभीत और भ्रमित नजर से वह उसे घूरने लगी और पूछने लगी कि वह राक्षसों का शिकार क्यों कर रहा है। उसने उससे मुंह मोड़ लिया और कहा कि यह सिर्फ व्यक्तिगत बदला है। ये कहने के बाद वह लाश के पास गया और धीरे से कम्मा स्मोक का मुखौटा उठाया। उसने मुखौटे को देखना शुरू किया और दूसरे राक्षसों के मुखौटों को याद करना शुरू कर दिया। इसने भी एक शक्तिशाली राक्षसी ऊर्जा उत्सर्जित की, लेकिन वे सिर्फ क्यू द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे बोरे थे। यूल्टी के गार्ड्स से बात की। उसने तय किया कि इस बारे में आगे की जांच करना बेहतर होगा। लेकिन उसी समय कम्मा स्मोक की लाश से एक आवाज निकली, जिसमें विक्कीर से मास्क वापस करने के लिए कहा गया। ये सुनकर विक्कीर और डॉलर्स दोनों का ध्यान लाश की ओर चला गया। वे दोनों एक ही समय में भयभीत और भ्रमित थे। लाश पर एक मुंह दिखाई दिया और उसने उल्लेख किया कि उस महिला से एक फिबो, हिबे, फेटो और यहाँ तक कि गेरोंटो भी उधार लिया गया था, जिससे पता चलता है कि वह उग्र होने वाली थी। डॉलर्स ने अपना हाथ अपनी ठुड्डी के नीचे रखा और शरीर से एक मुंह निकलते हुए देखकर मुंह खोले और भयभीत हुए बिना नहीं रह सकी। मुंह ने विक्कीर के महामारी मास्क को पहचान लिया और जल्दी से समझ गया कि वह व्यक्ति था जो हाल ही में उनकी शाखाओं पर हमला कर रहा था। विक्कीर ने लाश को घूरना शुरू कर दिया। उसे 10 कुलीन लाशों में से एक के रूप में पहचाना और पूछा कि वे क्यों पूछ रहे थे अगर उन्हें पहले से ही पता था। क्रोध से भरी निगाहों से विक्कीर को एहसास हुआ कि वह क्विल्टी था। डॉलर्स का मुंह खुला रह गया और साथ ही वह चौंक भी गई। उसने उसके मुंह को देखना शुरू किया और हैरान भाव से महसूस किया कि यह आवाज कमीने क्विल्टी की थी। दानव के लिए संत द्वारा खोजे जाने की उम्मीद नहीं थी। उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान दिखाई दी क्योंकि उसकी योजना काम कर गई थी। एक महान उद्देश्य के लिए उसके पास क्विल्टी के रूप में अपनी पहचान छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये बताते हुए कि वह लोगों की सतर्कता बढ़ने के डर से संत को छूने से बच रहा था। लेकिन अब ये जरूरी नहीं था। दोनों कई सेकंड तक चुप रहे जब तक कि उसका शरीर डर से कांपने नहीं लगा।
उसने कभी नहीं सोचा था कि क्विल्टी एक दानव था, एक दुष्ट मुस्कान के साथ। क्विल्टी ने उसे निराशा और भय से प्रभावित अभिव्यक्ति बनाए रखने का सुझाव दिया, क्योंकि वह उसके चेहरे से कोमल त्वचा को हटाते समय यह अभिव्यक्ति देखना चाहता था। संत ने अपने हाथ जोड़े और प्रार्थना करना शुरू कर दिया, जिससे उसके शरीर के चारों ओर एक शक्तिशाली सुनहरी आभा दिखाई दी, जिससे दानव कुछ हद तक भ्रमित हो गया। उसने कुछ न करके निष्क्रिय नहीं रहने का फैसला किया, और एक दृढ़ नज़र के साथ उसने अपनी आत्मा की कसम खाई कि वह दुष्टों को उनके कर्मों का भार 2 बार महसूस कराएगी। उसने पवित्र प्रकाश क्षमता का उपयोग किया, जिससे आकाश से एक शक्तिशाली प्रकाश निकला और लाश पर प्रहार किया। उसकी दिव्य शक्ति ने धीरे धीरे लाश को भस्म करना शुरू कर दिया, जब तक कि कई सेकंड बाद इसने दानव के मुंह को पूरी तरह से विघटित नहीं कर दिया। उसकी शक्ति ने न केवल दानव को बल्कि कम्मा स्मोग की लाश को भी विघटित कर दिया, जिससे जमीन पर केवल राख रह गई। विक्कीर, जो उसके बगल में खड़ा था, कम्मा स्मोग के सिर को देखने लगा और चुपचाप सोचने लगा। डोलोज, जो गुस्से से भरे भाव के साथ अपने हाथों को आपस में जोड़े हुए थे, ने राक्षस से पूछा कि वह परलोक में चले जाए। लेकिन उस समय उनके पीछे खड़ा कोई व्यक्ति मुस्कुराहट के साथ उनके होंठ चाटने लगा, जिससे पता चला कि आखिरकार संत का चेहरा दुर्लभ था। ये सुनकर उसे डर और निराशा से भरी आंखों में आवाज पहचानने में देर नहीं लगी, और तभी एक शक्तिशाली प्रकाश विक्कीर के शरीर पर पड़ा, जो उसे प्रतिक्रिया करने का समय दिए बिना ही उसकी छाती को छेदता हुआ निकल गया। घायल विक्कीर जमीन पर घुटनों के बल गिर गया, और ये देखकर डोलोज मदद के लिए आगे बढ़ी। उस समय कोई उनके पास आने लगा। यह कोई और नहीं बल्कि कमीना क्विल्टी था, जिसे डेंटालियन के नाम से जाना जाता है। उसने अपना हाथ उसके सामने रखा, जिससे डोलोरेस का मुंह उसकी हथेली पर दिखाई दिया। वह मुस्कुराने लगा और उत्साहित नज़र से कहा कि किसी वाक्य के बीच में किसी को टोकना शिष्टता नहीं है। वह क्रोधित हो गई और राक्षस से पूछा कि वह क्विल्टी के रूप में खुद को कैसे छिपा सकता है और ऐसा भयानक कार्य कर सकता है। क्विल्टी उनकी ओर चलने लगी और मुस्कुराते हुए समझाया कि इसका कारण ये है कि वह एक राक्षस था। उसने पूछा कि क्या वह उससे लड़ने के बारे में निश्चित है। घायल विक्कीर जमीन पर घुटनों के बल गिर गया, लेकिन डॉलर्स उसे बचाने के लिए उसके सामने खड़ी हो गई। उसने अपना हाथ बगल की ओर बढ़ाया और डर के बावजूद उसने लड़ाई स्वीकार कर ली। राक्षस ने अपना एक हाथ अपनी छाती पर रखा, दूसरा हाथ उसकी ओर बढ़ाया और आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा कि वह अभी भी एक अपरिपक्व नौसिखिया है, ये सवाल करते हुए कि क्या एक मरता हुआ तलवारबाज उसके जैसे किसी का सामना कर सकता है। पहले तो डॉलर्स दृढ़ रही, लेकिन फिर उसकी आंखों में आंसू और निराशा दिखाई दी। क्विल्टी ने उसकी ठुड्डी पकड़ी और समझाया कि वह बिना यह महसूस किए कि उसके चेहरे से डर निकल रहा है, मजबूत बनने की कोशिश कर रही थी। राक्षस उसके पास आया, उसकी आंखों में देखने लगा, अपनी जीभ बाहर निकाली और एक मुस्कान के साथ बताया कि वह ऐसे चेहरे वाले किसी को भी बेवकूफ़ नहीं बना सकती। राक्षस के इतने करीब होने से उसे एक ऐसा डर महसूस होने लगा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। क्विल्टी ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया जबकि उसके मुंह से लार गिर रही थी। वह उसे घूरने लगा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, क्योंकि आखिरकार उसके हाथों में संत का चेहरा था। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि विक्कीर ने बेलजेबब तलवार राक्षस की गर्दन में घोंप दी, जिससे उसकी आंखें भ्रम से भर गईं।
उसे नहीं पता था कि विक्कीर इतना घायल होने के बावजूद कैसे लड़ता रह सकता है। दानव और डॉलस का ध्यान विक्कीर की ओर चला गया। उसने बताया कि उसके पीछे चलते समय उसने उसके बारे में कुछ नोटिस किया था। उसकी निगाहें क्रोध से भरी हुई थीं और बदला लेने की प्यास थी। उसने बताया कि क्विल्टी एक काया था जो आसानी से अपने अधीनस्थों की बलि दे देता था और जो कभी भी सीधे तौर पर लड़ना नहीं चाहता था। इसलिए उसने सोचा था कि जब तक विक्कीर घायल नहीं हो जाता तब तक वह दिखाई नहीं देगा। क्विल्टी के हमले के कारण विक्कीर की छाती पर जो घाव हुआ था वह अब ठीक हो गया था। एक आत्मविश्वास भरे भाव के साथ उसने समझाया कि उसने बस चोट लगने का नाटक किया था, ये बताते हुए कि इस तरह के घावों को ठीक करना उसके लिए कुछ नहीं था। विक्कीर बदला लेने के लिए प्यासा था और उसने दानव से पूछा कि वह उसके प्रदर्शन के बारे में क्या सोचता है। हमारे लड़के की तलवार ने दानव के सिर को छेद दिया, जिससे उसकी आंखें लाल हो गईं। ऐसा लग रहा था कि दानव अब मर चुका है, लेकिन कई सेकंड बाद इस कमीने की आंखें चमकने लगीं और उसकी नज़र विक्कीर पर टिक गई। क्रोध से भरी एक रोमांचक मुस्कान के साथ उसने विक्कीर को एक शापित बदमाश कहा और उसे डेंटालियन कहने के लिए कहा। यह वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।